Hellcat. अरे अमित शाह जी, आपने मोदी जी की क्लास अटेंड की थी क्या? अरे हाँ, क्लास में मैं अकेला ही था, तो भी उन्होंने मुझे पाठ पढ़ाया। तो मुझे वो लेक्चर के नोट्स मिलेंगे प्लीज़? अरे हाँ, क्यों नहीं। अंग्रेजों ने कैसे भारत पर शासन करना शुरू किया था, उसके बारे में मोदी जी ने हमें पढ़ाया था। थैंक यू अमित शाह जी, मैं आपका खूब खूब आभारी। अरे क्या आभारी, इस बार तो नोट्स दे रहा हूँ, लेकिन अगले बार रेगुलरली क्लास अटेंड करना। और हाँ बच्चों, आप भी रेगुलरली क्लास अटेंड करना। और अगर क्लास में याद ना हो तो इस चैनल पर रेगुलरली वीडियो देखते रहना, ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन करता है। तो भाई, बैटल ऑफ प्लेसी के बारे में तो हमने पिछले वाले वीडियो में पढ़ ही लिया था, और अगर ना पढ़ा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखी है, देखना ना भूलना। तो बैटल ऑफ प्लेसी के ठीक बाद बैटल ऑफ बुक्सर आता है, ये भी बहुत बड़ा युद्ध था। तो भाई, बैटल ऑफ प्लेसी आपने देख लिया हो तो उसमें मैंने कहा था कि मीर जफ़र ने सिराजुद्दौला के खिलाफ षड्यंत्र रचा था, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भी कम नहीं थी, वो मीर जफ़र के खिलाफ ही षड्यंत्र रच रही थी। तो ये मीर जफ़र को आगे जाके पता चलता है। तो बस यही सब बारे में हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। The Britishers made Mir Jafar the Nawab of Bengal and, under different pretext, tried to extract plenty of wealth from him. Due to their greed to gain more power, the East India Company managed to dethrone Mir Jafar and made Mir Qasim the Nawab of Bengal. तो भाई, सिराजुद्दौला की मौत के बाद मीर जफ़र को बंगाल का नवाब यानी राजा बना दिया, और उस मीर जफ़र से वो लोग जितना हो सके उतना पैसा निकालवाते थे। यानी कहीं कहीं पर टैक्स में, कहीं कहीं पर ऐसा कहते थे कि हमारे आर्मी को ट्रेन करने के लिए इतना पैसा चाहिए, तो यानी छोटी छोटी बातों में मीर जफ़र से वो पैसे निकलवाते थे। लेकिन मीर जफ़र भी लालची था, वो कहीं कहीं पर ना कह देता था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने मीर जफ़र को हटा दिया और मीर कासिम को राजा के पदवी पर रख दिया। फिर क्या हुआ, चलो पढ़ते हैं। मीर कासिम proved to be more ambitious than Mir Jafar and thus became the threat for the company. Hence Mir Qasim was removed and Mir Jafar was again made the Nawab. तो भाई, यहाँ पे कंपनी को फिर से सदमा लगा। उन्होंने मीर जफ़र को इसलिए हटाया था ताकि कंपनी को बंगाल की तरफ से और पैसा मिले, लेकिन भाई यहाँ पे तो उल्टा ही हुआ। मीर कासिम जब पदवी पे आया ना, तो वो कंपनी को और कम पैसे देता था, तो उसे वापस हटा दिया और मीर जफ़र को वापस रख दिया। ये कैसा खेल चल रहा है, इसको हटाया उसको रखा, उसको हटाया इसको रखा। कन्फ्यूज़ हो गए ना? नहीं हुए तो बहुत अच्छी बात है। मीर कासिम took the refuge with the Nawab of Awadh. During this time, the Mughal Emperor Shah Alam had become to Awadh. So all the three of them decided to join in and fight the company unitedly and thus declared war. तो भाई, मीर कासिम को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगी कि उसको वापस हटा के मीर जफ़र को क्यों पदवी पर रखा। तो उसने क्या किया पता है? दूसरे देशों के साथ संधि करने की सोची। सबसे पहले वो अवध गया और वहाँ के राजा के साथ उसने हाथ मिला लिया, और उस समय मुग़ल एम्परर शाह आलम टू ये भी अवध बाजू आए और उन्होंने भी मीर कासिम के साथ हाथ मिला लिया। तो ये तीन अभी एक साथ हो गए थे और तीनों ने मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर वॉर डिक्लेयर कर दिया, यानी चढ़ाई कर दी। At Buxar, the East India Company fought against the United Armies 22nd October 1764, in which the United Army lost
Thus the company got the divine right to बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। भाई आपने वो कहानी तो सुनी ही होगी ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। तो बस यहाँ पे भी वही हुआ, तीनों मिल तो गए थे और 22 अक्टूबर 1764 को चढ़ाई भी कर दी थी ईस्ट इंडिया कंपनी पे। लेकिन भाई वो हार गए। सोच रहे होंगे ना ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी कितनी पावरफुल है, तो अब ये सोच लो कि सिराजुद्दौला की आर्मी कितनी पावरफुल होगी। दस द कंपनी का डिवानी राइट। इसका मतलब कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों पे से रिवेन्यू यानी कि टैक्स सब होते हैं ना, ये जो अपने जीएसटी वीएसटी वगैरह भरते हैं गवर्नमेंट को, वैसे वो लोग बिना फालतू का टैक्स लेते थे, छोटी छोटी बातों पे टैक्स लिया करते थे। तो उन्हें उसका राइट मिल गया बंगाल, बिहार और उड़ीसा पे टैक्स लेने का। तो भाई अब आपको बैटल ऑफ बुक्सर समझ आ ही गया होगा ना? वे वो तो भाई आपकी गलती है, वापस से वीडियो देख लो। तो अब आगे के टॉपिक पे पढ़ते हैं, द एक्सपांशन ऑफ द कंपनी रूल। इसका मतलब ब्रिटिशर्स ने कैसे अपना शासन बढ़ाया। The English government passed a regulating act in 1773 AD, according to which the Governor General of Bengal was made the Governor General, and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control. The Mumbai Madras Governor was his country were brought under him. इसका मतलब इंग्लिश गवर्नमेंट यूरोपियन लोगों ने रेगुलेटिंग एक्ट पास किया 1773 में। इस एक्ट यानी इस धारा के मुताबिक जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, जिसका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, वो अब पूरी इंडिया का गवर्नर जनरल बनेगा, समझे। और बाकी के जो मुंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल है, वो वॉरेन हेस्टिंग्स के हाथ नीचे काम करेंगे। और बंगाल के गवर्नर जनरल के हाथ नीचे जितना भी ट्रेड यानी उनका व्यापार का काम है इंडिया में, और सब पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ उसके हाथ नीचे यानी उसके डायरेक्ट कंट्रोल में, वो चाहे तो होगी और ना चाहे तो नहीं होगी। Thus, Warren Hastings became the first Governor General of India. During his tenure, the first Maratha War and the second Mysore War with Hyder Ali of Mysore was waged. The problem for the East India Company increased because it had to face both the power simultaneously. तो भाई इसके मुताबिक वॉरेन हेस्टिंग्स तो इंडिया का गवर्नर जनरल बन ही गया था, पर उसका जब शासन चल रहा था ना वॉरेन हेस्टिंग्स का, जब दो वॉर हुए, एक तो मराठा वॉर और एक सेकंड माइसोर वॉर। तो भाई हैदर अली के साथ तो माइसोर वॉर हो ही रहा था, लेकिन कंपनी को यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कही है यहाँ पे, उनको बहुत ही प्रॉब्लम उठानी पड़ी, क्योंकि दोनों तरफ से हमले हो रहे थे ना। एक तो भाई मराठा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशक, और माइसोर वॉर, सेकंड माइसोर वॉर, हैदर अली लोग दोनों सामने से वार कर रहे थे उनके ऊपर, दोनों एक साथ वार कर रहे थे। तो भाई किस किस को संभालते? Cornwallis took over as Governor General after Warren Hastings. During the tenure of Cornwallis, the third Mysore War took place with Tipu Sultan, famously known as Tiger of Mysore. The company had to join hand with the Marathas and the Nizam to defeat the Tipu Sultan. Tipu could not win against the combined forces and had accepted the treaty. तो भाई वॉरेन हेस्टिंग्स का तो टाइम हो गया था। उसके बाद कॉर्नवालिस आया, कॉर्नवालिस को इंडिया का गवर्नर जनरल बनाया। तो जब कॉर्नवालिस का शासन चल रहा था ना, जब थर्ड माइसोर वॉर हुआ और उसके अंदर टीपू सुल्तान ने भाग लिया था। वैसे थर्ड माइसोर वॉर तो उसके खिलाफ ही हुआ था, तो भाग तो लेगा ही ना वो। तो टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ माइसोर भी कहा जाता है। तो भाई जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उनने मराठा और निज़ाम दोनों के साथ हाथ मिला लिया था टीपू सुल्तान पे हमला करने के लिए। तो भाई एक अकेला टीपू और सामने ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठास और निज़ाम तीनों, तो बेचारा कैसे टिकता। तो उसने हार मान ली। अब आगे देखते हैं। आफ्टर कॉर्नवालिस, सर जॉन स्कोर
became the Governor General. Due to some rigid policies adopted by him, the East India Company's fame declined and Marathas became stronger. So Governor General Wellesley, who came after John Shore, got the responsibility of making the company supreme in India. For this, Wellesley introduced a subsidiary alliance system. The condition of the system and the state adopted under his are as follow. तो भाई अब बहुत ही मेन क्वेश्चन आ रहा है, ये भी आपके एग्जाम में 75 to 80% पूछता है। 100 की शर्तें लगा लो, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना है ना, तो बस ध्यान दो मेरे एक्सप्लेनेशन पे। तो भाई कॉर्नवालिस का भी समय हो गया था, फिर आए सर जॉन शोर, उनको गवर्नर जनरल बना दिया था। तो उसकी कुछ ऐसी पॉलिसीज थी ना कि उसकी वजह से ईस्ट इंडिया कंपनी धीमे धीमे डूबने लगी और छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशक यानी मराठास और ताकतवर बनते गए। उसके बाद क्या हुआ जानना है ना दोस्तों? तो वापस से लॉर्ड वेलेस्ली को गवर्नर जनरल बना दिया। तो भाई उसने अब ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी थी कि कंपनी को जिस मुकाम तक पहुंचाया जा सके उस मुकाम तक पहुंचाना है। उसके बाद तो क्या हुआ, लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलाउंस सिस्टम इंट्रोड्यूस ऐलान कर दिया इस सिस्टम का। तो भाई ये तो आप सुनोगे तो आपको लगेगा कि इसमें वही फ़ायदा उन्हीं स्टेट का है जिनने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट की, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था। तो वो अब हम आगे के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो चलो अब हम सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ेंगे। इसका मतलब जिन जिन स्टेट ने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया है कि भाई हाँ हम सहमत हैं, उन स्टेट को क्या क्या कंडीशन फॉलो करने होंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। The army trained by the East India Company government will be provided to the state that accept the system। तो भाई यहाँ पे पहला फ़ायदा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जो आर्मी है ना वो तगड़ी वाली एकदम, वो जो स्टेट ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट करेगा यानी सहमत होगा उसको अपनी स्टेट की रक्षा के लिए मिलेगी। यानी अगर पड़ोसी वाला देश उस पर वार कर दे तो ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी उसकी मदद करेगी। इन रिटर्न द स्टेट एक्सेप्टिंग सिस्टम विल प्रोवाइड फॉर द आर्मी टू गिव अवे प्रोविंसेस विद इक्विवेलेंट इनकम टू द ब्रिटिश। और भाई आगे भी है, मदद करेगी लेकिन बदले में स्टेट को आर्मी का देखभाल रखना होगा, यानी खाने पीने का ध्यान। और ये ना करना हो तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ गांव यानी कुछ गांव भेंट में देने होंगे कि उनके अंडर वो रिवेन्यू ले सके और टैक्स तगड़े तगड़े महंगे महंगे टैक्स लगा सके। और उसमें भी उनको जितना फिक्स्ड पैसा होगा उनका इतना लैख पर मंथ वो देना पड़ेगा। विदाउट द परमिशन ऑफ द कंपनी द स्टेट विल नॉट वेक वॉर और साइन ट्रीटी विद द अदर स्टेट। तो भाई ये सबसे मेन पॉइंट है, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी की इजाज़त के बगैर वो स्टेट ना तो किसी पर चढ़ाई कर सकता है और ना किसी देश से संधि कर सकता है। इसका मतलब किसी के दुश्मनी भी नहीं निभा सकता और किसी से दोस्ती भी नहीं कर सकता, यानी अपने बॉर्डर में ही सीमित रहेगा वो। ईस्ट इंडिया कंपनी की परमिशन लेनी होगी उसको अगर किसी से दोस्ती या फिर किसी पर आक्रमण करना हो तो। देयर विल बी वन इंग्लिश रिप्रेजेंटेटिव इन द स्टेट असेंबली। इसका मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी का एक आदमी तो रहेगा उनकी राज्यसभा में। अदर फॉरेनर नॉट टू बी एम्प्लॉयड इन द स्टेट। इसका मतलब जो फॉरेनर्स लोग हैं ना, ट्रेडर भी और लोग भी, उनके राज्य में आने ही नहीं चाहिए। तो भाई अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसमें कुछ पॉइंट है जिसमें स्टेट का फ़ायदा है, जैसे कि आर्मी उनको प्रोवाइड होगी स्टेट को जो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम लेगा। लेकिन इसके पीछे का मैं आपको एक नेगेटिव पॉइंट बताता हूँ। देखो भाई, सब स्टेट अगर ऐसा सोचेंगे कि हाँ अगर मैं सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम
एक्सेप्ट कर लूँगा तो मेरा जो ये दुश्मन है वो मेरे को कभी हरा नहीं पाएगा, ऐसा न वैसा। तो इस ये वाले पॉइंट को देखकर बहुत सारे स्टेट सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद तो क्या, कंपनी धीमे धीमे उनके पास से पैसा लूटते रहेगी, आर्मी का देखभाल रखाएगी, बराबर। ये तो आपको समझ आ ही गया होगा। और तीसरा, यानी अगर स्टेट अंदरों अंदर किसी स्टेट के साथ दूसरे स्टेट के साथ संधि करने गया हो या फिर चढ़ाई करने गया हो, तो उनके जो सभा में एक ईस्ट इंडिया कंपनी का आदमी रहता है ना, उसको तो पता चल ही जाएगा। तो भाई यानी स्टेट छिप छिपाए कुछ कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब स्टेट पूरा अब ईस्ट इंडिया कंपनी का गुलाम बन गया है। लेकिन ये कुछ कुछ राजा को ही पता था, और कुछ राजा ने बेवकूफ़ी दिखा के ये सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट कर लिया उनके स्टेट की रक्षा के लिए। तो चलो अब देखते हैं कि कौन से वो स्टेट थे जिनने सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम एक्सेप्ट किया था। पहला तो था भाई निज़ाम, फिर था मैसूर, फिर अवध, गायकवाड़, स्किंडिया और भोसले और होलकर। ये देखो, आप देख सकते हैं कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ये सब रूलर्स को नचा रहा है। इसका मतलब रूलर्स को तो ऐसा ही लग रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी उनकी मदद कर रही है, लेकिन असल में वो उन स्टेट को अपनी उंगलियों में नचा रही थी। तो चलो आगे का टॉपिक पढ़ते हैं। लॉर्ड वेलेस्ली एंड सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम। द सिस्टम वॉज लाइक स्वीट पॉइजन। देखो इधर एकदम स्पष्ट अक्षरों में लिखा है कि भाई ये जो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम था ना, वो एकदम मीठा मीठा जहर जैसा था। यानी कुछ लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि कितना स्वीट है, कितना मीठा है, लेकिन असल में था जहर। By implementing the system, Wellesley annexed many provinces and expanded the rule of the East India Company. Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance system, which he refused for declining the alliance system. The company, with support from the Nizam, attacked Mysore in 1799. During this fourth Mysore war, Tipu was lost his life while fighting against the British. तो भाई ये जो सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम था ना, इसकी वजह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था। उनका जो रूल था यानी शासन, वो अंदर ही अंदर बहुत बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। फिर गवर्नर जनरल वेलेस्ली बेडू ने टिप्पू सुल्तान को कहा कि भाई तू भी सब्सिडियरी अलायंस को एक्सेप्ट कर, स्वीकार ले। तो भाई टिप्पू सुल्तान को तो पता था कि नहीं, ऐसा करूँगा तो ऐसा होगा। तो उसने साफ मुंह पे ना कह दिया, भाई चल निकल, मैं तो एक्सेप्ट नहीं करने वाला, चौखाने उखाड़ ले। तो भाई फिर वेलेस्ली भी अपनी पे उतर ही आया, उसने पूरा का पूरा उखाड़ दिया टीपू सुल्तान को। उसने निज़ाम की मदद लेकर 1799 में फोर्थ मैसूर वॉर रचा, यानी चौथी चढ़ाई की टिप्पू सुल्तान पर। तीसरी चढ़ाई के बारे में तो अभी हमने पढ़ा ही था, जिसमें तीन मराठा सब मिल जाते हैं और टिप्पू बेचारा अकेला पड़ के हार मान लेता है कि भाई माफ़ कर दो यार, गलती हो गई। भाई चौथी बार में तो बेचारा टपक ही गया। आफ्टर वेलेस्ली Hassim came to India as Governor General. He waged a war with Nepal and made Gurkhas to join the army. इसका मतलब वेलेस्ली के बाद वापस हैसिंग आया, वॉरेन हैसिंग जो पहला गवर्नर जनरल था वो वापस गवर्नर जनरल बना, और वो चौथा गवर्नर जनरल था, और उनने नेपाल पे चढ़ाई कर दी और गुरखास को बोला कि भाई तुम भी हमारी आर्मी ज्वाइन कर लो। Hassim fought a battle with the Pindaras and took control over them. With the third Maratha war, the supremacy of company was established. तो भाई भी हमने देखा ही था कि लॉर्ड वेलेस्ली को आर्मी को बहुत ही ऊंची मुकाम पे पहुंचाना था, ईस्ट इंडिया कंपनी को जहाँ तक हो सके वहाँ तक पहुंचाना था।
तो भाई उसका काम ये है सिंह ने कर दिया। उसने पिंडारास पे भी चढ़ाई कर दी और उनको भी अपने राज में ले लिया, और मराठा पे भी चढ़ाई कर दी। थर्ड मराठा वॉर हुआ और उसमें मराठास हार गए और कंपनी बहुत ही ऊंची पोस्ट पे पहुंच गया था, उच्च मुकाम पे पहुंच गया था। इन कंपैरिजन टू द अर्लियर गवर्नर जनरल, विलियम बेंटिक इज नोन एज लिबरल गवर्नर जनरल. Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor general. तो मेरे व्यूअर्स, इधर ऐसा कहा है कि जो पहले के गवर्नर जनरल थे ना, उसके मुकाबले में विलियम बेंटिक बहुत ही उदार दिल वाला था, यानी सब पर दया खाता था। भाई ये तो बहुत अच्छा गवर्नर जनरल है, ऐसा गवर्नर जनरल अभी मिले तो उसको ही वोट दूंगा पक्का। Bentinck believed that the dissatisfaction in different states due to the imperialist policy adopted by the previous governor general could not bring about any unity. इसका ऐसा कहना था कि जो पिछली जो पॉलिसीज़ है जो दूसरे गवर्नर जनरल ने अडॉप्ट की है, यानी रूल बनाए दूसरे गवर्नर जनरल ने, और जो लोगों को अच्छे नहीं लगते वो सब हटा देने चाहिए, तो इससे एकता बनी रहेगी। और अगर नहीं हटाए जाएंगे तो इससे लोगों की एकता टूट जाएगी और कंपनी को इंडिया पर रूल करने का सपना खोना पड़ेगा। तो भाई इसने तो सब जो पिछले वाले रूल्स थे जो लोगों को अच्छे नहीं लगते थे वो सब हटाने की सोच ली। फिर तो भाई आया डलहौसी। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पे डलहौसीज़ पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन का टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। इसका मतलब मैं आपको पहले ही बता देता हूँ तो आपको जल्दी जल्दी दिमाग में उतर जाएगा। यानी ऐसे छोटे मोटे बहाने, छोटे मोटे तो नहीं कह सकते, लेकिन ऐसे बहाने जो अगर अपने रखे ना तो स्टेट को उसका जो राज्य है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर लाना ही होगा। तो भाई देखो, एनेक्सेशन बाय वॉर यानी जंग छिड़ा के स्टेट को अपने अंडर में लाना। तो पंजाब और पेगू के साथ ऐसा हुआ था। फिर एनेक्सेशन ड्यू टू किंग डाइंग विदाउट हेयर, यानी कोई राजा का वारिस ना हो और या फिर उसका वारिस बहुत ही छोटा हो तो वो स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर डायरेक्ट कंट्रोल में आ ही जाएगा। एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ मिसमैनेजमेंट, यानी ऐसे बहाने कि भाई तुम्हारी स्टेट तो बराबर काम नहीं करती, तुम्हारे ये रोड ऐसे वैसे, तो वो स्टेट ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर आ जाएगा। भाई ये तीसरा वाला तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये काश अभी होता तो। भाई मेरे यहाँ के रोड तो भाई इतने अच्छे हैं, पूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे गाड़ी चलाते ना तो भी हिल्लक डुल्लक होने लगता है। ये अभी होना चाहिए था। एनेक्सेशन ऑन प्रिटेक्स्ट ऑफ डेब्ट कलेक्शन, इसका मतलब कोई स्टेट को ऐसे इल्ज़ाम लगाया जाए कि भाई तुम बहुत सारा टैक्स कलेक्ट करते हो अपने प्रजा के पास से, तो उसके बहाने में भी ये लोग स्टेट हड़प लेते थे। एनेक्सेशन टू एंड नेम शेक रूल, भाई कुछ राजा होते हैं ना ऐसे कामचोर, खाली नाम के राजा होते हैं, बाकी सब काम तो उनके सेनापति वगैरह वगैरह ही संभालते हैं। तो बस ये सब बहाने लगा के डलहौसी सारे स्टेट अपने अंडर करता था। Besides being an imperialist, Dalhousie was also a reformist. इधर देखो ऐसा लिखा है कि डलहौसी रिफॉर्मिस्ट यानी समाज सेवक था। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया, wireless system between India and England, establishment of public department, English education, etc. will be introduced during his tenure. He passed laws to ban child marriage and advocate widow marriage. तो भाई आप देख सकते हैं डलहौसी ने कौन से सेवा के काम किए थे। तो भाई उसने इंडिया में रेलवे लाइन यानी ट्रेन लाई, और वो ट्रेन मुंबई और थाने के बीच में लगाई 1853 एडी में, और इंडिया और इंग्लैंड के बीच में वायरलेस सिस्टम भी लगवाया। फिर पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट यानी ऐसे डिपार्टमेंट अलग अलग हिस्से बना दिए कि ये हिस्सा ये काम करेगा, ये हिस्सा ये काम करेगा, तो इससे काम बड़ी आसानी से चलता है एकदम मक्खन की तरह। फिर इंग्लिश एजुकेशन,
उसने इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन की भी स्थापना की थी और वगैरह वगैरह उसने सेवा के काम किए थे। ही पास्ड लॉ टू बैन चाइल्ड मैरिज एंड एडवोकेट विडो मैरिज। भाई ये वाला काम तो मुझे बहुत ही यानी बहुत ज़्यादा पसंद आया कि उसने जो चाइल्ड मैरिज है ना उस पर भी प्रतिबंध लगा दिया था, उसके ऊपर पूरी धारा लगा दी थी। इसका मतलब लॉ पास किए थे और उसने चाइल्ड मैरिज को ही नहीं बल्कि विडो मैरिज यानी विधवा वापस शादी कर सकती है, इसके ऊपर भी रूल निकाला था। Within 100 years from the Battle of Plassey in 1757, the British rule and the empire both expanded. But in this process, they had to face the dissatisfaction of the Indian state, and this was manifested in the form of first struggle of independence in 1857 AD. तो भाई बैटल ऑफ प्लासी तो 1757 में हुआ था। उसके बाद अंग्रेजों का शासन बढ़ता गया 100 सालों में उन्होंने बहुत बड़ा शासन कर लिया, अपने इंडिया का बहुत बड़ा हिस्सा अपने अंडर में ले लिया धीमे धीमे करके। लेकिन कुछ स्टेट उनमें ऐसे थे कि वो ना सहमत थे यानी सहमत नहीं थे कि ये हम पर रूल करे। सही बोल रहे हैं ना भाई वो लोग, हमारे ही देश में घुस के हम पर ही राज करते हैं, ये तो सरासर दादागिरी है ना भाई। मेरे यहाँ पे तो कोई मुझसे दादागिरी कर ही नहीं सकता क्योंकि उसको पता है कि इंजम क्या होने वाला है। तो चलो टॉपिक पे आते हैं। तो वो स्टेट सब मिल गए और सबसे पहला स्ट्रगल किया अपनी देश की आज़ादी के लिए। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ सकते हैं कि भाई अपने देश की आज़ादी कब स्ट्रगल चालू हुआ था यानी आज़ादी के लिए पहला युद्ध कब हुआ था। तो भाई लिख देना 1857, और अगर टीचर रॉन्ग बोले तो भाई कमेंट में लिख दीजिएगा और स्कूल का नाम भी लिख देना। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी, वैसे कोई रॉन्ग तो बोलने नहीं वाला तो भी बनता है। तो भाई अभी हमने देख लिया कि पहला स्ट्रगल इंडिपेंडेंस के लिए 1857 एडी में शुरू हुआ था। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के पैसों का लेन देन। तो भाई इधर ऐसा लिखा है कि आपने पढ़ा ही होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई, उसके बाद 100 साल बाद इंडिया इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता था। इसका मतलब इंडिया की जो पोजीशन थी इतनी कम होने के बावजूद भी वो यूरोप के लिए इंग्लैंड के लिए रॉ मटेरियल प्रोडक्ट करता था और ये सब रॉ मटेरियल फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस होता था। बंगाल एक्सपोर्टेड कॉटन क्लॉथ, रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन, बट आफ्टर द ड्यूल पावर पॉलिसी द ग्लिटर ऑफ द इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी ऑफ बंगाल फेडेड। इसका मतलब बंगाल है ना वो कॉटन क्लॉथ, फिर रॉ सिल्क, शुगर, जूट, मुस्लिन ये सब ईस्ट इंडिया कंपनी को यानी इंग्लैंड को बेचता था। कब? 1707 से 1756। पर फिर जब डुअल पावर पॉलिसी आई ना, जब बंगाल बेचारा गरीब हो गया और ये डुअल पावर पॉलिसी को द्विमुखी शासन भी कहते हैं और ये सबसे पहले बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था। Whereby the power of the collecting revenue was with the British while the responsibility of people welfare was with the नवाब। इसका मतलब काम करे राजा और मेवा खाए अंग्रेज। जो रिवेन्यू कलेक्शन था ना टैक्सेस वगैरह का वो सब ब्रिटिश के अंडर में था और बाकी का काम यानी प्रजा की सेवा करना, उनका ध्यान रखना वो सब राजा संभालता था। Thus the British got the power without any responsibility and the Nawab had the responsibility without any power। इसका मतलब ब्रिटिश के पास पूरी पावर आ गई थी और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पक्का कामकाज नहीं था कि भाई ये ज़रूरी करना है, और राजा को तो पावर भी नहीं थी और रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी प्रजा की सेवा करना उसका बहुत बड़ा काम था। This is known as subsidiary line system which ruined Bengal economically।
और इसको सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम कहते हैं, जिसने बंगाल को अंदर से पूरा खोखला कर दिया था पैसों के मामले में। द अनफेयर रेवेन्यू कलेक्शन पॉलिसी बाय द कंपनी मेड बाय द इंडियन पीसेंट अ डिबेटर। इसका मतलब छोटे छोटे चीज़ों में रिवेन्यू कलेक्शन यानी टैक्स भरो, ये करो वो करो। ईस्ट इंडिया कंपनी ऐसे करके सब पैसा वसूल करती थी और हमारे इंडिया के बेचारे सब पीजेंट यानी खेत वाले फार्मर्स होते हैं ना, वो सबको कर्ज चढ़ा दिया। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इम्पोज्ड अनफेयर टैक्सेस ऑन द इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडियन क्लोथ इंडस्ट्री पर भी छोटे छोटे टैक्स लगा दिए थे। ये बात का टैक्स, वो बात का टैक्स, ऐसे करके बहुत पैसा लूटते थे ये अंग्रेज। They adopted various deceitful practices to ruin the prosperous Indian industries, because of which it completely collapsed. The Indian artisan become poor. इसका मतलब वो बहुत सारे जो अच्छे अच्छे आर्टिशन है इंडिया के, सब कलाकृतियाँ दिखाने वाले, वो सबको उन लोगों ने बहुत गरीब बना दिया था, क्योंकि ये सब जो आर्ट उनकी कला है धीमे धीमे लुप्त करा रहे थे ये ब्रिटिश लोग। The company traded forced the weavers to Bengal to sign a contract for providing definite quantity of cloth in short period. If the weaver refused, he would be punished by being lashed or jailed. इसका मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उनने बंगाल के जो व्यूवर्स यानी जो सिलने वाले काम करते हैं ना, उन लोगों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, जिसमें उनको ऐसा कहा था कि तुमको इतनी क्वांटिटी का जो कपड़ा है ना तुमको सिल के देना है, वो भी इतने ही समय में। और अगर वो ना कह देते थे कि भाई नहीं ये तो बहुत ज़्यादा काम है, कम भी समय है, ये हमसे नहीं होने वाला, तो उनको जेल में बंद कर देते या फिर पनिशमेंट देते थे। बिफोर द अराइवल ऑफ द कंपनी द इंडियन विलेजेस वर सेल्फ रिलिशियंट एंड प्रॉस्परस, बट अंडर द कंपनी रूल दे बिकम डिपेंडेंट एंड पुअर। यानी ऐसा कहा है कि अंग्रेज़ के आने से पहले इंडिया के जो विलेजेस थे वो खुद पर जीते थे और अमीर ही थे, यानी बहुत फिजूल खर्ची करते थे, समझ ही गए होंगे आप, और खुद पर जीते थे। लेकिन जब कंपनी आया ना तो वो अंदर से खोखले हो गए, वो ब्रिटिशर्स पे यानी अंग्रेज़ों पे डिपेंड होने लगे कि भाई उनका कर्ज चढ़ा हुआ है, अभी वो जैसा कहेंगे वैसा ही करेंगे ये लोग, और धीमे धीमे गरीब भी होने लगे। During the rule of East India Company, the first railway line between Mumbai to Thane and the steamer service between England and India was started and developed by the ports in Mumbai, Madras and Kolkata also took place। और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने का एक फ़ायदा भी हुआ कि इंडिया में रेलवे लाइन आ गई बॉम्बे से थाने में, और स्टीमर सर्विस भी चालू हो गई इंडिया और इंग्लैंड में, और बड़े बड़े बंदरगाह यानी कि पोर्ट्स मुंबई, मद्रास और कोलकाता में बनने लगे। फिर अगला टॉपिक देखते हैं, सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी रूल। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलप अमॉन्ग द पीपल ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यूज़पेपर। इसका मतलब जब ब्रिटिश आई ना, जब लोगों में बोलने की स्पिरिट यानी एक जोश जागने लगा, क्योंकि उनके वहाँ पे न्यूज़पेपर डेवलप होने लगा, यानी आसपास की खबरें वो बैठे बैठे एक कागज़ में पढ़ते थे। ये तो भाई बहुत नया था इंडिया के लोगों के लिए। सती सिस्टम, फीमेल इन्फेंटिसाइड, चाइल्ड मैरिज एक्सेट्रा। राजा राम मोहन रॉय, दुर्गाराम मेहता, बहरामजी मालबरी एक्सेट्रा were the stalwarts who role in instrumental in getting the law passed with the help of Britisher. As the administrative framework in India was anglicized, there was a demand for people with knowledge of English. English education began to be imparted in India due to Lord Macaulay's endeavours. As recommended by Charles Wood, universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata. इसका मतलब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए तो सिर्फ हम पर गुलामी नहीं की, उनके वजह से इंडिया एक अच्छे मुकाम पर भी पहुंचा है। इसका मतलब कुछ अच्छे काम करके भी गए, कुछ गलत काम करके भी गए। तो भाई कहना क्या इन्हें पता नहीं, मैं तो कंफ्यूज हो रहा हूँ, अब कमेंट में ज़रूर लिख दीजिएगा। तो इधर का है कि इंडियन सोसाइटी में जो गलत गलत सब राइट्स एंड रिचुअल्स यानी सब आदतें कि सती प्रथा होनी चाहिए, यानी हस्बैंड मर जावे तो उसकी वाइफ को भी उसकी चिता में कूदना ज़रूरी है,
उसको सती प्रथा कहते हैं, फीमेल इन्फेंटिसाइड। इसका मतलब दूध पीती करना। हाँ वही, अगर लड़की पैदा हो तो में डुबा कर मार डालते हैं, उसे कहते हैं फीमेल इन्फेंटिसाइड। और चाइल्ड मैरिज यानी छोटे छोटे बच्चे जब खेल रहे हो तो उनका घर बसा देते थे, उनकी शादी करवा देते थे। तो इसमें ब्रिटिशर्स को ये लॉ पास करवाने के लिए ये लोगों ने कहा, एक तो था राजा राम मोहन राय पाया, एक था दुर्गाराम मेहता, और एक बैराम जी मालबरी एक्सेट्रा, यानी और भी थे। इन जैसे स्टार्स की वजह से ये सब लॉ पास हुए कि ये सब बैन होना चाहिए। फिर भाई यहाँ पे तो इंग्लिश की डिमांड इंडिया में धीमे धीमे बढ़ती ही रहती थी, धीमे धीमे बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। फिर यहाँ पे इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन आखिरकार आया कहाँ से? तो वो थे लॉर्ड मैक्यूले। उनकी वजह से यहाँ पे इंडिया में इंग्लिश बोलने लगे सब। और चार्ल्स वुड भी एक था, उसने कहा था कि भाई मुंबई, मद्रास और कलकत्ता इधर यूनिवर्सिटीज़ बनाओ ताकि इंडिया में सब इंग्लिश एजुकेशन पढ़ सके, यानी सब इंग्लिश फ्लुएंटली बोल सके। अ होल क्लास ऑफ पीपल विथ नॉलेज ऑफ इंग्लिश डेवलप्ड बिकॉज ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। विद द पैसेज ऑफ टाइम दिस ग्रुप मेड डिमांड फॉर सोशल रिफॉर्म एंड गिव मोमेंटम टू द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म। इसका मतलब जिन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन और इंग्लिश नॉलेज पाया था वो वहाँ तक ही सीमित नहीं थे, उन्होंने सोशल रिफॉर्म यानी सामाजिक कार्य में भी बहुत डिमांड लाई। वो सब बहुत काम करते थे और वो लोगों ने बहुत सारे सेवा के काम भी किए थे। फिर भाई कंक्लूजन देखते हैं इस चैप्टर का, यहाँ पे ये पिक्चर समाप्त होती है। Thus the East India Company came to India being allured by the prosperity and trade opportunity. The company rule in India proceed certain goods and bad result in the political, economic, social and cultural field. The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reform they made in the administration for their own interest indirectly provided to be beneficial for India. इधर देखो ऐसा कहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी तो भाई यहाँ पे आके इंडिया के पैसों से यूरोप को, इंग्लैंड को बहुत ही अमीर बनाया जा रही थी, वो भी इंडिया के पैसों से। और उनने जो भी जब ट्रेन लाई, ये सब इंग्लिश एजुकेशन ये सब किया ना, वो सब उनके फ़ायदे के लिए किया था, लेकिन इनडायरेक्टली उसमें हमारा भी तो फ़ायदा हुआ कि नहीं। तो थैंक यू मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने सारे फ्रेंड्स में भेज दो भाया, भाई लोग, बहन लोग, जो भी है, देवी और सज्जनों। तो भाइयों और बहनों वीडियो पसंद आया तो लाइक करे बगैर कहीं पर भी मत जाना, और अपने सारे फ्रेंड के साथ इसको शेयर कर दो ताकि मेरा वीडियो उन तक भी पहुंचे और वो भी क्लास में टॉप मारे। अकेले तुम टॉप मार के क्या नवाई कर लोगे? और कॉम्पिटिटर बढ़ाने की इच्छा रखो, कम करने की नहीं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मुझ में जोश आए। और टॉपिक रिलेटेड डाउट आपको कमेंट बॉक्स में पूछने की इजाज़त दी। अरे रुको 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 रुको, रोज का डायलॉग तो सुनना रह ही गया, तो ध्यान से हेडफोन वेडफोन लगा के सुन लो।